हाय फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का लेसन शुरू करने से पहले हम पिछले लेसन का एक क्विक रिकैप लेते हैं ताकि आपको ये रिवाइज हो जाए। तो हमने बात की थी ग्रामर की। इसकी करेक्ट स्पेलिंग है GRAMMAR, नॉट ER। ग्रामर होता क्या है? ये कुछ नहीं होता, बस एक सिस्टम है रूल्स और प्रिंसिपल्स का। जैसे कि मैंने बोला था कि मान लो एक पैरास्टामोल है, तो वो भी एक क्या है, वो सिस्टम है। उसमें जो केमिकल्स और उसमें जो साल्ट्स है, तो उनका वो सिस्टम है पैरास्टामोल। तो इसी तरह से ग्रामर भी एक सिस्टम है रूल्स और प्रिंसिपल्स का। ये होता किस लिए है यूज? किसी भी जुबान को सही तरीके से लिखने और बोलने के लिए। जिस तरह से फिर पैरास्टामोल यूज होता है एज अ पेन किलर। अगर आपको हेडेक हो, पेन हो, तो हम यूज करते हैं पैरास्टामोल। इसी तरह से अगर हमें जुबान लिखनी है या बोलनी है तो हमें यूज करना पड़ेगा इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर की इसका बहुत बड़ा फायदा है। वो ये है कि अगर आपने इस इंग्लिश ग्रामर को सीखा तो आप दुनिया की कोई भी जुबान 6 मंथ्स में सीख सकते हो, क्योंकि हर एक जुबान का मटेरियल अवेलेबल है इंटरनेट पे। लेकिन शर्त क्या है कि आपको इंग्लिश ग्रामर आना चाहिए। तो हमें सीखनी है इंग्लिश लैंग्वेज, और इंग्लिश लैंग्वेज हमने स्टार्ट की बिल्कुल लेटर्स से। 26 होते हैं A to Z, और इनको बोलते हैं इंग्लिश अल्फाबेट। और फिर यही लेटर्स इनका ग्रुप बनाता है वर्ड्स, और फिर वर्ड्स का ग्रुप बनाता है सेंटेंस, और फिर सेंटेंस का ग्रुप बनाता है लैंग्वेज। तो लैंग्वेज तक पहुंचने के लिए कितने स्टेप्स हैं? 4 स्टेप है। हमको लैंग्वेज नहीं आती। क्यों नहीं आती, इसका भी प्रूफ मिलेगा। लेटर्स हमको आते हैं, वर्ड्स भी हमको आते हैं। जैसे कि मैंने बोला था आपको, जैसे कि मार्कर है, पेन, टेबल, चेयर, स्काई, अर्थ, ये सारे वर्ड्स हमको आते हैं। इज, एम, आर, हैव, हैज, डू, डज, डिड, सब वर्ड्स तो हमको पता है, हमने पढ़े हैं। लेकिन हमको प्रॉब्लम कहां पे आती है? हमको इन वर्ड्स से सेंटेंसेस बनाने नहीं आते। तो यहां पे हमारी प्रॉब्लम है। इसीलिए हमारा आज का टॉपिक है सेंटेंसेस के ऊपर। मेरा नाम है गुलजार अहमद मीर और आप देख रहे हैं गुलजार सर टीच। चले गए, आज का लेसन शुरू करते हैं, जो कि है सेंटेंस के बारे में। तो पिछले टॉपिक में हमने जाना कि सेंटेंस क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। मैं यहां पे लिखूंगा इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, तो पहले लेकिन हम इस डेफिनेशन को चेक करेंगे कि क्या ये डेफिनेशन काफी है एक सेंटेंस के होने के लिए। तो यहां पे मैं एक एग्जांपल लिखूंगा। फॉर एग्जांपल, असन, ASN, ये एक नाम मैंने बनाया है, और ये एक बहुत ही जबरदस्त ग्रामेटिकल ट्रिक है जो मैंने बनाई है, और इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा इस लैंग्वेज को समझने में। ठीक है, ये मैं आगे जाके आपको समझाऊंगा कि ये है क्या। तो असन, अभी आप मान लो एक नाम है, कोई बंदा है, असन प्लेइंग क्रिकेट इज। तो ये क्या है? अब ये मैंने यहां पे एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिखा, लेकिन क्या ये सेंटेंस है? असन प्लेइंग क्रिकेट इज, क्या ये सेंटेंस है? आपको लग रहा है कि ये बराबर मीनिंग दे रहा है? नहीं दे रहा है ना। तो इसीलिए सेंटेंस केवल ग्रुप ऑफ वर्ड्स नहीं होता, इसमें कुछ और भी होता है। तो क्या होता है वो? इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विथ कंप्लीट मीनिंग। तो सेंटेंस क्या होना चाहिए? एक तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए, जो कि ये है, लेकिन इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स की मीनिंग भी बराबर आनी चाहिए, जो कि इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स में नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको सेंटेंस नहीं बोलेंगे। अब मैं यहां पे एग्जांपल एक लिखता हूं। फॉर एग्जांपल, इन्हीं वर्ड्स का मैं इस्तेमाल करूंगा। असन कोई शख्स है, असन इज प्लेइंग क्रिकेट। ये बिल्कुल वही वर्ड्स है जो इस वाले ग्रुप में है, बिल्कुल वही वर्ड्स है, दोनों में सेम वर्ड्स है, लेकिन इसमें मीनिंग नहीं है क्योंकि ये केवल ग्रुप ऑफ वर्ड्स है।
और इसमें मीनिंग भी है। इस वक्त असन इज प्लेइंग क्रिकेट, असन क्रिकेट खेल रहा है, इसमें मीनिंग भी बराबर है। तो ये है सेंटेंस। तो सेंटेंस में हमने क्या देखा अब कि इसमें दो पैरामीटर्स होते हैं। नंबर वन, ए सेंटेंस मस्ट बी ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो होना ही होना है इसको। नंबर टू, इट मस्ट कन्वे ए कंप्लीट मीनिंग, एक सेंटेंस को क्या है कि इसकी मीनिंग भी बराबर आनी चाहिए, ये बराबर मायने देना चाहिए, तभी हम उसको सेंटेंस बोलेंगे, अदरवाइज ये केवल ग्रुप ऑफ वर्ड्स रहेगा। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी होना चाहिए सेंटेंस, प्लस उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स की मीनिंग भी बराबर आनी चाहिए, उसी को हम सेंटेंस बोलते हैं। तो यहां पे हमने देखा कि वर्ड्स तो दोनों में सेम हो रहे हैं, इसकी मीनिंग क्यों नहीं निकली और इसकी मीनिंग कैसे आ गई? तो वो है सीक्वेंस, SEQUENCE, सीक्वेंस, इसको हम बोलते हैं सीक्वेंस, यानी कि इसमें वर्ड्स की तरतीब सही है और इसमें वर्ड्स की तरतीब सही नहीं है, इसीलिए हम इसको सेंटेंस नहीं बोलेंगे, केवल ग्रुप ऑफ वर्ड्स बोलेंगे, लेकिन इसको बोलेंगे सेंटेंस। किसमें? क्योंकि इसमें वर्ड्स की तरतीब सही है, ये ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसकी मीनिंग भी बराबर है। तो यहां पे मैं एक नोट लिखूंगा, सीक्वेंस ऑफ द वर्ड्स, सीक्वेंस ऑफ द वर्ड्स यानी कि लफ्जों की तरतीब, मैटर्स द मोस्ट इन अ सेंटेंस। तो एक सेंटेंस में क्या होना चाहिए? कंपल्सरी चीज है, वो बातरतीब होना चाहिए, सीक्वेंस में होने चाहिए सारे वर्ड्स, तब जाके वो मीनिंग देगा। अब मुझे बताइए कि ये सीक्वेंस हमने कहां से लाई? हमने कौन सी चीज है ऐसी जिसने हमें बताया कि पहले असन आएगा, फिर इज आएगा, फिर प्लेइंग आएगा, लास्ट में क्रिकेट आएगा? ये कौन सी चीज है? इसी चीज को हम बोलते हैं ग्रामर। ग्रामर हमें सिखाता है कि भाई पहले किस चीज को लगाओ, आप बाद में किस चीज को लगाओ और उसके बाद किसको लगाओ, तब जाके एक सेंटेंस मीनिंगफुल बनेगा, अदरवाइज वो ऐसे सिंपली एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स बन के रहेगा। बात समझ गए? तो कौन सिखाएगा हमें? ये ग्रामर, इसीलिए ग्रामर इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं हम सेंटेंस के पार्ट्स की। सेंटेंस में दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है? दो पार्ट्स होते हैं, एक को हम बोलते हैं सब्जेक्ट और दूसरे को हम बोलते हैं प्रेडिकेट। अगर ये टर्म आपको याद ना भी हो तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है? हमें लैंग्वेज से मतलब है, हमको लैंग्वेज आनी चाहिए। ये ग्रामेटिकल टर्म्स अगर हमको याद नहीं हो तो कोई बात नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में फर्क क्या है, वो आपको समझना है जरूरी। सब्जेक्ट क्या होता है? इट इज द डूअर, मैंने यहां पे लिखा डूअर, डू हो गया करना, डूअर हो गया करने वाला। इट इज द डूअर ऑफ एन एक्शन, किसी भी काम करने वाले को हम सब्जेक्ट बोलते हैं, फाइल बोलते हैं, जो काम, कोई भी काम। यहां पे किसने काम किया? असन ने काम किया। क्या काम किया? इसने खेला। क्या खेला? क्रिकेट खेला। ये अलग अलग चीजें हैं। काम किसने किया? असन ने। कौन सा काम किया? इसने खेला। क्या खेला? क्रिकेट खेला। बात समझ गए? तो अब जब भी आपको पता चले कि भाई किस बंदे ने काम किया, किस चीज ने काम किया, तो वो होता है सेंटेंस में सब्जेक्ट। तो यहां पे सब्जेक्ट कौन है? असन। तो वो होता है सब्जेक्ट जो काम करेगा। और प्रेडिकेट क्या होता है? यहां पे लिखूंगा, इट टेल्स अस समथिंग, इट टेल्स अस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। अब मैं आगे चल के केवल SUB लिखूंगा तो आपको समझना है कि वो सब्जेक्ट है। तो प्रेडिकेट, सब्जेक्ट क्या हुआ? किसी भी काम के करने वाले को हम सब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है? जैसे कि मैं बोलूंगा आई एम टीचिंग यू, तो आई होगा यहां पे सब्जेक्ट।
शी इज वॉशिंग क्लोथ्स, तो शी हो गया सब्जेक्ट, ठीक है, इसको हम अभी डिस्कस करेंगे। तो प्रेडिकेट क्या हुआ? प्रेडिकेट हमें बताता है, न्यूज देता है, खबर देता है किसके बारे में? सब्जेक्ट के बारे में, कि भाई इसने क्या किया, इसने कौन सा काम किया, इसको हम बोलते हैं प्रेडिकेट। तो ये इससे आपको समझ में आएगा। मैं यहां पे एक एग्जांपल लिखता हूं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैं यहां पे लिखूंगा शी इज वॉशिंग क्लोथ्स, ठीक है, बात समझ गए? तो यहां पे कौन कपड़े धो रहा है? कौन? हु? तो ये है वो, ये हो गया शी, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं, ये है यहां पे सब्जेक्ट, ये है काम करने वाला। कौन सा काम इसने किया? इसने किया वॉशिंग, ठीक है। और इसको हम, काम को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं वर्ब। अभी आप बस हल्का हल्का समझो इसको, क्योंकि आगे जाके ये टॉपिक मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा। और देखिए, शी, तो उसने काम किया। कौन सा काम किया? उसने धोया। क्या धोया? उसने धोया कपड़ों को, ठीक है। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप ये रख लीजिए। सब्जेक्ट हो गया वो जो काम करे, ऑब्जेक्ट हो गया वो जिस पे काम हो। ये हो गया डूअर ऑफ एन एक्शन, सब्जेक्ट काम को करने वाला। ये हो गया ऑब्जेक्ट रिसीवर ऑफ एन एक्शन, उस काम को हासिल करने वाला। तो बीच में क्या लिंक है दोनों में? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में लिंक क्या है? काम। ये इसको हम बोलते हैं वर्ब। बात समझ गए? तो ये हो गया फाइल, फैल, मफऊल, अगर हम उर्दू ग्रामर की बात करें। तो ज्यादा डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है, बस आप ये याद रखिए कि सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट होता है, उसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट, जो आपको बताएगा कि भाई इसने काम किया, ठीक है, जिससे काम हो वो होता है सब्जेक्ट। और बाकी जितना भी सेंटेंस में बाकी कुछ बचा ना, फॉर एग्जांपल शी को छोड़ के इतना सारा बचा, इतना सारा बचा ना, इतना, इस सब को हम बोलेंगे प्रेडिकेट। बात समझ गए? ठीक है। अब इसी तरह से अगर मैंने लिखूंगा यहां पे अली इज, अब मैं यहां पे लिखूंगा प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। तो अब मुझे बताइए आप, सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट है यहां पे अली। कौन खेल रहा है? कौन खेल रहा है? अली खेल रहा है। तो अली हो गया सब्जेक्ट। क्या कर रहा है अली? अली खेल रहा है। तो ये खेलना हो गया वर्ब। और अली क्या खेल रहा है? क्रिकेट। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन अली के बगैर, यानी कि सब्जेक्ट के बगैर जितना भी बाकी कुछ बचा, उसको हम बोलते हैं प्रेडिकेट। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। एक को हम बोलते हैं सब्जेक्ट, दूसरे को हम बोलते हैं प्रेडिकेट। सब्जेक्ट वो होता है जो काम करे, और प्रेडिकेट में क्या होता है? वर्ब। इसको याद रखना कि प्रेडिकेट में हमेशा एक वर्ब आएगा, हमेशा एक वर्ब आएगा प्रेडिकेट में। बात समझ गए आप? ये होता है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अगर कोई इश्यू हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। अब मैं क्विकली आपके साथ डिस्कस करूंगा कि एक सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की खुसूसियात क्या होती है। इनको आप दूर से कैसे पहचानोगे कि भाई ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले, एक सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हो, ये सेंटेंस के शुरू में भी आ सकता है, सेंटेंस के बीच में भी आ सकता है, और सेंटेंस के लास्ट में भी आ सकता है। ऐसा नहीं है कि अभी हमने असन लिया, ही या शी लिखा तो पहले ही सब्जेक्ट आएगा, तो यह हमेशा पहले ही आएगा, ऐसा नहीं होता है। ये बीच में भी आ सकता है सेंटेंस के, और लास्ट में भी। इसी तरह से जो ऑब्जेक्ट है वो पहले भी आ सकता है, बीच में भी आ सकता है, लास्ट में भी आ सकता है सेंटेंस के। इसलिए मैंने यहां पे लिखा ए सब्जेक्ट स्लैश ऑब्जेक्ट, यानी कि दोनों मे कम इन द बिगिनिंग, कॉमा, मिडिल और एट द एंड ऑफ ए सेंटेंस। तो ये दोनों पहले भी सेंटेंस में के शुरुआत में भी आ सकते हैं, बीच में भी आ सकते हैं, और सेंटेंस के लास्ट में भी आ सकते हैं। तो एग्जांपल यहां पे मैं दूंगा तो इससे क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल,
a son is writing a letter. असन क्या कर रहा है? ये असन जो है कोई बंदा है, ठीक है? ये क्या कर रहा है? ये काम कर रहा है कोई। कौन सा काम कर रहा है? राइटिंग, लिख रहा है। क्या लिख रहा है? लेटर। तो असन क्या है? असन है सब्जेक्ट, बात समझ गए? और ए लेटर क्या है? ये है ऑब्जेक्ट। तो यहां पे देखिए कि जो काम करने वाला है सब्जेक्ट, वो तो पहले आ गया। ये इसी तरह से बीच में भी आ सकता है, लास्ट में भी आ सकता है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहां पे दूसरे एग्जांपल दूंगा। फॉर एग्जांपल, अ रैट was killed by a truck. ठीक है? तो एक चूहा मारा गया किसके जरिए से? ट्रक के जरिए से। अब यहां पे मुझे बताओ कि चूहे ने ट्रक को मारा कि ट्रक ने चूहे को मारा? ये पेसिव वॉइस में लिखा गया है। यहां पे जो ए रैट है ना, ये है आपका ऑब्जेक्ट, और ये जो ट्रक है ना, ए ट्रक, ये है आपका सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट पहले भी आ सकता है, लास्ट में भी आ सकता है। इसी तरह से ऑब्जेक्ट लास्ट में भी आ सकता है, पहले भी आ सकता है। बात समझ गए? अब और एक एग्जांपल में देता हूं। फॉर एग्जांपल, यही एग्जांपल में दोबारा लिखूंगा। A rat was killed by a truck. By a truck in the middle of a road. तो रोड के बीच में एक चूहे को मारा गया ट्रक के जरिए से। ठीक है? तो यहां पे मुझे बताइए, रैट क्या है? ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये आ गया पहले। ये कभी भी पहले भी आ सकता है, बाद में भी आ सकता है। वॉज किल्ड बाय अ ट्रक, तो सब्जेक्ट यहां पे ट्रक है। ये कहां पे आया? लेकिन ये सेंटेंस के बीच में आया। इसी तरह से मैंने बोला आपको कि भाई जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है, ये कभी सामने भी आ सकता है, लास्ट में भी आ सकता है। इस तरह से ऑब्जेक्ट जो है लास्ट में भी आ सकता है, पहले भी आ सकता है, बीच में भी आ सकता है। ठीक है? तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है। ये एक खुसूसियत है एक सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की, कि ये सब्जेक्ट हो जो काम करेगा, ऑब्जेक्ट है जो जिसपे काम हो। ये दोनों सेंटेंस के बिगिनिंग में भी आ सकते हैं, सेंटेंस के बीच में भी आ सकते हैं, और सेंटेंस के एंड में भी आ सकते हैं। ये हो गया पॉइंट नंबर 1। अब पॉइंट नंबर 2 में डिस्कस करता हूं आपके साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है? मैं यहां पे लिखूंगा अ सब्जेक्ट स्लैश ऑब्जेक्ट। ठीक है? इससे आपको सारा ग्रामर इजी लगेगा। ए सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज a noun or a pronoun. भाई ग्रामर में तो बहुत सारी चीजें हैं। एडवर्ब्स है, एडजेक्टिव्स है, वर्ब्स है, कंजंक्शन है, प्रपोजिशन है, नाउन्स है, प्रोनाउन्स है। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को इजीली आप कैसे ढूंढोगे, कैसे आपको दूर से समझ में आएगा कि भाई ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट हो सकता है? तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपका हमेशा 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 एक नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। इस पॉइंट को आपको याद रखना है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। सेंटेंस में दो चीजें इस्तेमाल होती हैं, एक सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। कोई भी सेंटेंस आप लो, उसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। अगर ऑब्जेक्ट नहीं भी होगा लेकिन सब्जेक्ट तो हमेशा होगा ना। तो अगर हम नाउन पढ़ेंगे और प्रोनाउन पढ़ेंगे, इससे हमें फायदा क्या होगा कि एक सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपको हमेशा सही तरीके से लगाना आएगा, और आप इसको दूर से पहचान पाओगे कि सेंटेंस में ये नाउन या प्रोनाउन जो है ये यही सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होते हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमेशा आपका क्या होगा? नाउन या प्रोनाउन। ठीक है? तो नाउन क्या होगा? ये लिविंग थिंग भी हो सकता है, नॉन लिविंग थिंग भी हो सकता है।
लिविंग थिंग या नॉन लिविंग थिंग, लिविंग थिंग। इसी तरह से ये हो सकता है आपका सिंगुलर, प्लूरल, ठीक है। तो सब्जेक्ट आपका सिंगुलर प्लूरल भी हो सकता है, सब्जेक्ट आपका लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग भी हो सकता है, और इसी तरह से सब्जेक्ट आपका मैस्कुलाइन या फेमिनाइन भी हो सकता है, ठीक है। तो इसी जो जो रूल सब्जेक्ट पे अप्लाई होंगे वही रूल ऑब्जेक्ट पे भी अप्लाई होंगे। अगर सब्जेक्ट बीच पहले आएगा, ऑब्जेक्ट भी पहले आ सकता है सेंटेंस में। सब्जेक्ट अगर बीच में आया, ऑब्जेक्ट भी बीच में आ सकता है। सब्जेक्ट अगर लास्ट में आया, ऑब्जेक्ट भी लास्ट में आ सकता है। सब्जेक्ट अगर नाउन है, ऑब्जेक्ट भी नाउन हो सकता है। सब्जेक्ट अगर प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट भी प्रोनाउन हो सकता है। सब्जेक्ट अगर लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग है, ऑब्जेक्ट भी लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग हो सकता है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, प्लूरल है, ऑब्जेक्ट भी सिंगुलर प्लूरल हो सकता है। सब्जेक्ट अगर मेल है, फीमेल है, ऑब्जेक्ट भी मेल फीमेल हो सकता है। इस पॉइंट को भाई याद रखना कि हमेशा हमेशा सब्जेक्ट जो होगा वो नाउन या प्रोनाउन होगा। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। प्लस इस वीडियो को प्लीज शेयर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस चैनल से फायदा उठा पाए। मैं टेलीग्राम पे भी अवेलेबल हूं और जितने भी मैं टॉपिक्स पढ़ाता हूं या मैंने पढ़ाए हैं उन सब का मटेरियल मैं वहां पे शेयर करता हूं। वहां पे भी मेरी चैनल इसी नाम से है, गुलजार सर टीच के नाम से। तो आप टेलीग्राम पे भी मुझे ज्वाइन कर सकते हो। मिलता हूं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।